हम ऑर्डर 6 से स्टार्ट करते हैं, यानी ये लॉ गेट के हवाले से हमारा दूसरा ऑर्डर है प्लीडिंग का। प्लीडिंग बेसिकली कहते हैं ड्राफ्टिंग को। ड्राफ्टिंग मीन जो हम दावा तैयार करते हैं, जो उसका फॉर्मेट होता है या जो तरीक़ेकार होता है, किस तरह हम प्लेंट बनाते हैं, किस तरह रिटर्न स्टेटमेंट बनाते हैं, वो ड्राफ्टिंग होती है। यानी ग्राउंड्स कैसे लिखे हों, पार्टीज़ के नाम कैसे लिखे हों और अपना जो रिलीफ मांग रहे हैं वो कैसे लिखे हों। लेकिन इसको बाकायदा प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ डिफ़ाइन किया गया है। जब भी प्लीडिंग की बात आती है, प्लीडिंग वो कहता है रूल नंबर 1 में, इसमें प्लीडिंग शेल मीन प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। प्लीडिंग का मतलब क्या है? प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। इसका रूल 1 कहता है प्लीडिंग क्या है जी? प्लीडिंग मीन शेल प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट। अब प्लीडिंग प्लेंट क्या है जी? ये दावा है, ये जवाब दावा है। कोई भी प्लीडिंग की जब बात होगी तो प्लीडिंग का मतलब ये होगा कि दावा या और जवाब दावा। जब भी प्लीडिंग की बात होगी दोनों को इकट्ठा याद किया जाएगा, दावे को भी और जवाब दावा को। ये केस हुआ, ए ने केस किया, ए ने केस किया, ए ने क्या किया? प्लेंट फाइल की, ठीक है। इसने एतराज़ात लगाए बी पर, यानी बी के खिलाफ केस किया। इसने क्या किया? ए ने प्लेंट फाइल की। अब जो बी करेगा, इसका जवाब देगा, इसका रिप्लाई देगा, वो क्या होगी? रिटर्न स्टेटमेंट होगी। वो जैसे एक वर्ड होता है ना अल्लामा इकबाल की पोइट्री का, शिकवा जवाब शिकवा, यानी पहले दावा फिर उसका जवाब। जो जवाब होता है हम उसको रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं या जवाब दावा कहते हैं उर्दू में। अब इसके अलावा हमारे पास है रूल 2, वो हम पढ़ते हैं। रूल 2 में हमारे पास है जी, प्लीडिंग टू स्टेट मटीरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। जो प्लीडिंग है वो मटीरियल फैक्ट्स की बात करेगी, एविडेंस की बात नहीं करेगी। अब कैसे नहीं करेगी? एवरी प्लीडिंग शेल कंटेन, जब मैं वर्ड्स पढ़ रहा होता हूँ तो आपने वर्ड्स पर देखना होता है, क्योंकि यही वर्ड्स, यही रीडिंग पेपर का हिस्सा होती है। एवरी प्लीडिंग शेल कंटेन एंड कंटेन ओनली a statement in a concise form of the material facts which the party plead relies for his claim or defense। इसको यहाँ से यानी एवरी प्लीडिंग से लेकर यहाँ पर फॉर डिफेंस तक अंडरलाइन कर लें। एवरी प्लीडिंग शेल कंटेन एंड कंटेन ओनली ए स्टेटमेंट इन ए कंसाइज फॉर्म, इंतहाई मुख्तसर, ऑफ द मटीरियल फैक्ट्स ऑन विच द पार्टी प्लीड रिलाइज फॉर हिज क्लेम और डिफेंस एज द केस मे बी बेग and not the evidence be by which they are to be proved, and shall when necessary be divided into paragraphs numbered consecutively, dates, sums and numbers shall be expressed in figures। बात यह है कि जब भी प्लीडिंग तैयार की जाएगी इंतहाई मुख्तसर, सादा और सिंपल होगी, और जो जितनी भी शहादतों का मटीरियल होगा, सबूतों का मटीरियल होगा, वो इसमें शामिल नहीं होगा। उनको बताया जाएगा लेकिन एविडेंस बाद में होंगे, क्योंकि इसकी पहली लाइन पढ़ें जो टाइटल लाइन है, प्लीडिंग टू स्टेट मटीरियल फैक्ट्स नॉट एविडेंस। एविडेंस नहीं, वो कहता है सिर्फ फैक्ट्स कि केस है क्या, केस की सूरत हाल क्या है। लेकिन इसमें वो लास्ट पे कहता है जो चीज़ें नेसेसरी एंड शेल व्हेन नेसेसरी बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स नंबर्ड कंसेक्टिवली, डेट्स, सम्स एंड नंबर्स शेल बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर। यानी कोई नंबर है, कोई अमाउंट है, कोई और डिटेल है तो उसको वाज़े तौर पर लिखना है। यानी आपको लगता है कि इसने फलां डेट पर, यानी आज डेट क्या है जी, इस डेट पर इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, इट मीन्स वो डेट आपने केस में मेंशन करनी है। अगर इसने कितने नंबर्स का या कितनी अमाउंट का फ्रॉड किया है, वो कहता है नंबर्स भी आपने वाज़े लिखना है, 5 लाख है, 10 लाख है, जितने भी नंबर का या जितनी तादाद पर, जिस तरह की जो चीज़ होगी इंतहाई मुख्तसर और सादा करके और क्लियर करके लिखनी। उसके बाद है हमारे पास रूल 3।
मटीरियल फैक्ट। ये जैसे 5 लाख लिखा है, इसको 5 लाख ये इंग्लिश में भी लिखना और न्यूमेरिकल में भी लिखना। बिल्कुल। उसके बाद है फॉर्म ऑफ प्लीडिंग। वो आगे जाके क्लियर में डिफाइन करता है। द फॉर्म इन अपेंडिक्स ए व्हेन एप्लीकेबल and where there are not applicable forms of the like character as nearly as may be shall be used from all pleadings। बात यह है कि अपेंडिक्स ए जब सीपीसी के एंड पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे परफॉर्मा बना होता है कि जो प्लीडिंग है वो किस तरीके से होगी। तो प्लीडिंग का परफॉर्मा क्या है? नेम ऑफ कोर्ट ऊपर सबसे पहले क्या आता है? नेम ऑफ कोर्ट, किस कोर्ट में केस दायर करना है, प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है, ये तो टाइटल हो गया। अब दोनों के दरमियान जो इशू है वो क्या है, यानी जो टाइटल होता है। उसके बाद नीचे ग्राउंड्स, ये क्या है? परफॉर्मा है। वो कहता है कि अगर अपेंडिक्स ए का फॉर्म मौजूद नहीं है तो जो उससे मिलता जुलता है उसके मुताबिक आप केस दायर करें। ठीक है। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। particulars to be given when where necessary in all cases in which the party pleading relies on any misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default, or undue influence, and in all other cases in which particulars may be necessary beyond such as are exemplified in the form of aforesaid। aforesaid का मतलब होता है ऊपर जो मेंशन किए हुए। ऊपर कौन से मेंशन किए हुए? ऊपर मेंशन किया हुआ है प्लीडिंग रिलाइज ऑन एनी मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट और undue influence, and in all other cases in which particular may be necessary beyond such are exemplified in the form of aforesaid particulars with dates and items if necessary shall be stated in the pleading। यानी आपका केस इन 4 फॉर्म में किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। आप कहते हैं कि इन्होंने मुझे मिस रिप्रेजेंटेशन से मेरे साथ धोखा मामला किए हैं, मेरे साथ फ्रॉड किया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, या विलफुल जानबूझ के डिफॉल्ट किया है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, मुझ पर दबाव डाला है। कोई भी आपके साथ सूरत हाल पैदा हुई है, लॉ ये कहता है कि वो आप अपनी प्लीडिंग में वाज़ेह तौर पर लिखेंगे। ठीक है। रूल नंबर 5, further and better statement or particulars। A further and better statement of the nature of the claim or defense, or further and better particulars of any matter stated in any pleading may in all cases be ordered upon such terms as the cost and otherwise as may be just। अब बात क्या है, जब आपने कोई अपनी स्टेटमेंट लिखी है, एक प्लीडिंग दायर कर दी है, उसको आप मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं इस वजह से कि जो आपका मुद्दा लय है वो उसमें बेहतर और वाज़ेह तौर पर जवाब दे सके, तो आप उसको मज़ीद फर्दर बेहतर और मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा जी कंडीशन प्रेसिडेंट, रूल नंबर 6। Any condition precedent the performance or occurrence of which is intended to be contested shall be distinctly specified in his pleading by the plaintiff or defendant as the case may be and subject thereto an averment of the performance or occurrence of all condition precedent necessary for the case of the plaintiff or defendant shall be implied in his pleading। अब बात यह है कि आप जितने भी जो भी केस दायर करेंगे उनके जो कंडीशन प्रेसिडेंट्स हैं या जो बुनियादी अवामल हैं, यानी किस नोयत का आप केस कर रहे हैं, उस पर केस ऑलरेडी कैसे डिसाइड होते रहे, जो पिछली कंडीशन प्रेसिडेंट है उनका थोड़ा सा वाज़े हवाला दें कि ये इस तरह चीज़ें डिसाइड होती रही हैं, क्योंकि ये लिखना लाजम है इसमें। उसके बाद रूल नंबर 7, departure no pleading shall except by way of amendment raise any
new grounds of claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleadings of the party pleading the same। बात यह है कि कोई भी आपने अपने दावे में तब्दीली करनी है, अमेंडमेंट करनी है, अगर वो पिछली से मुख्तलफ है तो उसके लिए वो तो शामिल नहीं होगी, लेकिन अगर आपने अमेंडमेंट भी करनी है तो वो विद द इजाज़त ऑफ कोर्ट करनी है। नो प्लीडिंग शेल एक्सेप्ट बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट रेज एनी new ground of claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleading of the party pleading the same। अगर आपकी जो प्लेंट है यानी आपकी जो नई ग्राउंड है वो पिछली से नहीं मुमासलत रखती तो फिर आपकी जो पहली प्लीडिंग है वही चलेगी। यानी पहले आप कुछ और डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद आप जब उसको अमेंड करना चाह रहे हैं तो आपने टोटल डिफरेंट एंगल में चले गए, तो लॉ कहता है नहीं, पिछले से जो पहली आपकी प्लीडिंग है उससे मुमासलत रखती हो चीज़, जो भी नई ग्राउंड लाएं। और पहली बात तो ये वो कहता है अमेंडमेंट मांगेगा ही नहीं, होगी नहीं। नो प्लीडिंग शेल बी कहता है नो, लेकिन आगे ही साथ ही उसने एक वर्ड दे दिया एक्सेप्ट बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट, यानी पहले चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो अमेंडमेंट के जरिए कर सकते हैं, यानी तहरीरी दरख्वास्त देंगे कोर्ट को, वो अमेंड करने का ऑर्डर देगी, लेकिन वो भी इस तरह की ग्राउंड का ऑर्डर देगी जो पिछली से मिलती जुलती हो। मिलती जुलती जो नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, तो वो ऐड नहीं होगी। उसके बाद है रूल नंबर 8, denial of contract। Where a contract is alleged in any pleading, a bare denial the same by the opposite party shall be construed only as a denial in fact of express contract alleged or of the matters of fact from which the same may be implied, and not as a denial of the legality or sufficiency in law of such contract। अब बात यह है, किसी ने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी मेरा और भट्टी साहब का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, भट्टी साहब कहते हैं जी मैं नहीं मानता, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है ना। आपके सिंपल इनकार करने से कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाएगी, मेरे पास लीगल फॉर्म पड़े हुए हैं। ये भी यही कहता है रूल 8 ऑर्डर 6 का रूल 8 यही कहता है, आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है आप उससे डिनाई तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी लीगल वैल्यू से इनकार नहीं कर सकते। आप कहते हैं जी मैं नहीं मानता इसको, भाई कानून किस लिए, वो मनवाने के लिए, आप उसकी लीगल वैल्यू से इनकार नहीं कर सकते। तो जो वर्बली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका वो भी क्लेम हो जाते हैं, उसके लिए शहादतें जरूरी, शहादतें तो इसके लिए भी ज़रूरी। एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसको भी प्रूव करने के लिए एविडेंस की ज़रूरत होती है, वर्बली को भी प्रूव करने के लिए ज़रूरत होती है एविडेंस। उसके लिए थोड़ा सा ये है कि हार्ड हो जाता है, ये थोड़ा सा ये है कि रिटर्न चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन लॉ ये कहता है कि जिस चीज़ से आप इनकार कर रहे हैं उसकी वजह भी बताएंगे, यानी एम डिनाइल नहीं कर देंगे कि मैं नहीं मानता। लॉ कहता है नहीं। रूल नंबर 9 है जी, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। वो जो डॉक्यूमेंट है कोई भी जो आपने स्टेट किया है, या अपने स्टेट करने का मतलब होता है बयान करना, जो आपने स्टेटेड इन प्लेंट या इन प्लीडिंग, प्लीडिंग लिखते हैं, चाहे रिटन स्टेटमेंट में हो चाहे प्लेंट में हो, दोनों में आ जाएगा। Wherever the contents of any documents material, it shall be sufficient in any pleading to state the fact thereof as brief as possible without setting out the whole or any part thereof। इसको अंडरलाइन करना है, as brief as possible without setting out the whole or any part thereof unless the precise words of the document or any part thereof are material। वो बात ये करता है इस रोल में कि आपने दावे के साथ कोई डॉक्यूमेंट लगाया है, कोई मुआहदा लगाया है, अगर वो डॉक्यूमेंट दावे के साथ लगाया है तो उस डॉक्यूमेंट को सारा दावे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरा और आप भट्टी साहब का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई ऐसा लंबा चौड़ा कोई 4-5 पेजेस का, हमारा बाद में आपस में नहीं बनती, तो मैं आप उस कॉन्ट्रैक्ट पर आपके खिलाफ अगर दावा करूंगा तो मैं वो 5 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखूंगा दावे में, मैं उसका हवाला दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉपी इसकी साथ अटैच है, इस तरह इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है या मेरा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रहा है या जो भी,
यानी सारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखेंगे, वो अगर लिखेंगे यानी उसका, अब जैसे कि फैमिली केसेस होते हैं अक्सर, डाइवोर्स के, मेंटेनेंस के, बच्चों की कस्टडी के केसेस होते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है जी, हमारा जो इस डेट को निकाह हुआ था, ये निकाह नामा साथ लगा हुआ है। ये नहीं होता कि उसका कॉलम नंबर 1 भी लिखा होता है, 2 भी लिखा होता है, 3 भी लिखा होता है, सारा निकाह नामा बीच में नहीं लिखा होता, बस इतना लिखा होता है कि फ़लाँ डेट को हमारा इसके साथ निकाह हुआ था और निकाह नामा जो है वो साथ अटैच है, यानी उसका हवाला देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट साथ लगा हुआ है। इट मीन्स आप उसको पढ़ लें, आपको सारी तहरीर समझ आ जाएगी। लॉ कहता है कि आपने सारा नहीं लिखना, अगर कोई पैरा लिखने की ज़रूरत है भी तो उसको छोटे से को मुख्तसर और थोड़े से वर्ड लिखने, ठीक है। रूल नंबर 10, malice knowledge etc. Wherever it is material to allege malice, fraudulent intention, knowledge or other condition of the mind of any person, it shall be sufficient to allege the same as fact without setting out the circumstances from which the same is to be interfered. यानी जब एक इंसान को आइडिया हो गया, मैलिस नॉलेज हो गया उसके बारे में कि ये अब धोखा करेगा, कोई फ्रॉड करेगा या कोई बदनीति करेगा, तो फर्दर उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो उस पर दावा कर सकता है। यानी एक चीज़ का नॉलेज हो गया ना कि ये अब खराबी पैदा करेगा या कर रहा है, आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट या किसी के साथ लेन देन या कोई आपकी जायदाद है, ज़रूरी नहीं है कोई कॉन्ट्रैक्ट ही हो, कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं पढ़ रहे, वो एक एग्जांपल दी थी। जब बदनीति किसी की शो हो जाती है या आपको आइडिया हो जाता है ये मेरी प्रॉपर्टी पर या इस तरह मेरे साथ कोई सिविल नुकसान मुझे पहुंचा सकता है, तो आप केस कर सकते। रूल wherever it is material to allege notice to any person of any fact, matter of things, it shall be sufficient to allege such notice as a fact unless the form or the precise terms of such notice or the circumstances from which such notice is to be inferred are material। यानी कोई भी चीज़ है, आप कोई केस करना चाहते हैं, आप उसको बताएं, इत्तला दें, नोटिस दें कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, ताकि पहले आप उसको इन्फॉर्म कर चुके हों कि ये आप गलती कर रहे हैं। अगर वो नहीं भी सुधरता, वो उसको कंसीडर ही नहीं करता, तो आपके पास ये तो ग्राउंड होगी ना, मैंने इसको रोका था कि ये मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, तो लिहाजा मेरा कानूनी तौर पर हक जो है वो महफूज किया जाए। आप अपनी प्लेंट में वो लिख सकते हैं। अदालत इसको मानती है और अच्छा समझती है कि आपने उसको, तो पहले इसने एफर्ट्स कर ली, नोटिस में ले आया। उसके बाद implied contract or relation, whenever any contract or any relation between any person is to be implied from a series of letters or conversations or otherwise from a number of circumstances, it shall be sufficient to such contract or relation as a fact and referred generally to such letters, conversation or circumstances without setting them out in detail. And if in such cases the person so pleading desires to rely in the alternative upon more contracts or relations than one as the implied from such circumstances, he may state the same in the alternative। आपके किसी के भी दरमियान कोई मामलात चलते रहे, वो कहता है जी हमारे ऐसे कोई मामलात ही नहीं थे, वो कहते हैं ये देखें हमारी रोज़ मीटिंग्स होती रही, हमारे रोज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज होते रहे, हमारे रोज़ अल्फाज एक्सचेंज होते रहे, हमारे रोज़ एग्रीमेंट एक्सचेंज होते रहे, हम बैठ के इकट्ठे खाते रहे, हमने कारोबार किया और ये अब मुकर रहा है। यानी उसको डिटेल में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपका उसके साथ रूटीन का जो रिलेशन है वही उस चीज़ के लिए काफ़ी है कि इनके दरमियान कुछ तो था। ठीक है, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट और उनका हवाला देना उन चीज़ों का, मुकम्मल डिटेल नहीं लिखनी। ये नहीं कि इसने मुझे एक दिन फ़लाँ जगह पे बुलाया, हमने KFC पे बैठ के पहले तो बर्गर खाए, फिर लड़कियों को देखा, फिर फ़लाँ को डिटेल नहीं लिखनी। ये लिखना है कि हमारा आपस में ताल्लुक़ था, हम आपस में लेन देन करते थे, इतना बस।
उनके बिल्डिंग नंबर भी बड़े हैं, कार्गो की सीटें बड़ी हैं, उनकी पेमेंट आती थी, मेरा मटीरियल जाता था। हाँ। 100 दाने हैं मेरे पास। आप सारे के सारे लाएं, ऐसी की तैसी उनकी। नहीं वो कल को जोश हो जाएगी। देखे तो सबको दादों की इसी साल। अच्छा, रूल नंबर 13, pleading or presumption of law. Neither party need in any pleading allege any matter of fact which the law presume in his favor or as in to which the burden of proof lies upon the other side unless the same has first been specifically denied. यानी लॉ ये कहता है उस चीज़ को आपको दावे में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है जो ऑलरेडी कानून आपके हक में मान के बैठा हो, और उस चीज़ को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है जिसको साबित करना किसी और की जिम्मेदारी हो, वो साबित करे या उसकी मर्जी है। कंसिडरेशन फॉर ए बिल ऑफ एक्सचेंज वेयर द प्लेंटिव यूज ओनली बिल एंड नॉट फॉर द कंसिडरेशन एज ए सब्सटेंटिव ग्राउंड ऑफ क्लेम, वही बातें सारी जो ऑलरेडी मैं बताऊंगा। प्लीडिंग टू बी साइंड, रूल नंबर 24। सर ये 30 मुझे भी समझ नहीं लगा। मैं आपको बताता हूँ। नीदर पार्टी, किसी भी पार्टी को, नीड इन एनी प्लीडिंग अलेज एनी मैटर ऑफ फैक्ट, कोई आपका मैटर है, कोई सूरत हाल है, विच द लॉ प्रज्यूम, लॉ तस्वर करके बैठा हुआ है, इन हिज फेवर, जिसकी फेवर में, और एज टू विच द बर्डन ऑफ प्रूफ, जिसका साबित करना लाइज ऑन दी अदर साइड, किसी दूसरे बंदे पर है, अनलेस द सेम हैज फर्स्ट बीन स्पेसिफिकली डिनाइड, यानी कोई भी चीज़ जो आप पर अलेज की जा रही है या जो आपके हक में ऑलरेडी वाज़े तौर पर साबित हो रही है कि ये आपकी है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ जिसको साबित करना किसी और की जिम्मेदारी है, लॉ उसको कहता है कि आप वैसी चीज़ ना लिखें। फॉर एग्जांपल, आप कोई चीज़ क्लेम करके बैठे हैं या कोई चीज़ आपके नाम पर है, दूसरा कहता है जी नहीं ये इसकी नहीं है, वो डिनाई कर रहा है ना नहीं है, इट मीन साबित भी वो करेगा कैसी नहीं, आप तो कह रहे हैं मेरी है, ठीक है, तो आपको ऐसी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। लॉ कहता है कि जो चीज़ आपकी प्रज्यूम हो रही है आपकी फेवर में, उसको दूसरे बंदे को साबित करने की ज़रूरत है और बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर है। प्लीडिंग, रूल नंबर 4 है प्लीडिंग बी साइंड। अब प्लीडिंग में क्या है जी, मैंने ऑलरेडी बताया, रिटर्न प्लेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट है। वो कहता है जी कोई भी प्लीडिंग है वो क्या होगी, दोनों लोगों के साइन शुदा होगी। दस्तखत शुदा कैसे? एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर इफ एनी, ये वर्ड ये लिखा हुआ है कि कोई भी प्लीडिंग है, चाहे प्लेंट है, दावा है, चाहे रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावा है, वो दोनों पार्टियों की साइन शुदा होगी, और अगर उनका कोई वकील है, एनी प्लीडर ऑफ, तो उस प्लीडर के भी साइन शुदा होगी। फॉर एग्जांपल, आप कोई केस लेके मेरे पास आते हैं, पहले तो आप बीइंग पार्टी आपके साइन होंगे, उसके बाद बीइंग लॉयर उस पर मेरे साइन होंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पार्टी प्लीड इज बाय रीजन ऑफ absence और फॉर अदर गुड cause unable to sign the pleading, it may be signed by any person duly authorized by him to sign the same or to sue or defend on his behalf। यानी जब कोई बंदा खुद साइन करने के तौर पर मौजूद नहीं है, कहीं और है या कहीं आउट ऑफ कंट्री है या कहीं भी है, तो वो सिविल केस के लिए किसी को ऑथराइज करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी देगा, ऑथराइज करेगा कि ये मेरे बिहाफ पर साइन कर सकता है, प्लीडिंग या केस कर सकता है। उसके बाद है रूल नंबर 15, रूल नंबर 15, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। Verification of pleading. Save as otherwise provided by any law for the time being in force, every pleading shall be verified on oath or solemn affirmation at the foot by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to be satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case। acquaint मतलब होता है वाकफियत रखना, उसके बारे में इल्म रखना। अच्छा जी, बात यह है कि कोई भी प्लीडिंग आपने साइन करनी है ना, तो उसके नीचे एक पैरा लिखा होता है कि ये प्लीडिंग जो है मैं यहाँ बैठ
बैठकर इसकी तस्दीक करता हूँ कि ये मेरे इल्म, यानी आज मोरखा 13/1/2023 को मैं लाहौर में बैठकर इस बात की तस्दीक करता हूँ कि पैरा नंबर 1 से लेकर 6 तक मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त है, पैरा नंबर 7 से लेकर 12 तक मेरे यकीन के मुताबिक दुरुस्त है। ठीक है, और ये होती है वेरिफिकेशन। बेसिकली इसको वेरिफिकेशन को एक और भी चीज़ कहते हैं कि वो बंदा क्या कर रहा होता है, वो बंदा कसम उठा रहा होता है कि मैं इस चीज़ की तस्दीक करता हूँ, हल्फ देता हूँ, इवन के सारा वो झूठ ही होता है, क्योंकि झूठ भी तो होता है ना सारा। 90% झूठ ही लिखते हैं। कॉपी उसकी होती है जिसकी ओरिजिनल हो। लेकिन उसे ये तो नहीं ना पता कि फैक्ट्स वो खेल ने क्या लिख दिए हैं। अब नहीं, बाज को बताना पड़ता है, लेकिन मोस्टली लोग करते क्या है, अब 90% जो केस होते हैं वो क्या होते हैं, लोग जानबूझकर, अब जिसका फॉर एग्जांपल आपने किसी से 5 लाख लेना है ना, एक जनरल मिसाल दे रहा हूँ, किसी ने 5 लाख लेना है ना, उस बंदे की सोच पता क्या होगी, इससे मैंने 5 क्लेम करना, मैं इससे 50 ही निकलवाऊंगा आप जलील कर, और अगले शाम की रोटी भी मैं इसके घर से मंगवाऊँ। मेरे पास एक बंदे का 40 लाख का चेक था, हम्म उसने सिर्फ मेरे 50,000 पास दिए। 50,000 के लिख के ना ऐसी बनवाया, सच्चे को दिखा देंगे कि नहीं यार 40 लाख के बात बेहतरीन है। ऐसे के सामने पेश करने का दलील होना ही, अगर चाहता तो 40 लाख रुपया लिख सकता, सीधे तुम उसने आपको रिलीफ देने के लिए 40 की बजाय 50,000 लिखा। द पर्सन, इसका सब रोल है, द पर्सन वेरीफाई स्पेसिफाई बाई रेफरेंस टू द नंबर पैराग्राफ ऑफ द प्लीडिंग व्हाट द वेरीफाई ऑफ हिज ऑन नॉलेज एंड व्हाट द वेरीफाई अपॉन information received and believed to be true. The verification shall be signed by the person making it and shall state the date on which that the place at which it was signed. Striking, अच्छा जी, बात वही है जो मैं ऑलरेडी बता गया हूँ कि वो ये उस चीज़ की तस्दीक करेगा कि मैं आज मूर्खा लाहौर बैठकर इस पैरे की, यानी पैरा नंबर 1 से 6 तक की तस्दीक करता हूँ कि मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त है, पैरा नंबर 7 से 12 तक की तस्दीक करता हूँ कि ये मेरे यकीन के मुताबिक दुरुस्त है। यानी उसमें क्या आ गया, डेट भी आ गई, जगह भी आ गई, उसी मौके पर वो तस्दीक कर रहे हैं, और नीचे वो क्या कर रहा है, नीचे वो अपने साइन कर रहा है। उसके बाद है जी रूल नंबर 16। स्ट्रीकिंग आउट प्लीडिंग, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्लीडिंग्स ऑर्डर टू बी स्ट्रक आउट और अमेंड एनी मैटर इन एनी प्लीडिंग which may be unnecessary or scandalous or which may tend to prejudice, embarrass or delay for the trial of the suit. जब अदालत को लगे किसी भी सूरत हाल में कि केस में ये चीज़ें गैर ज़रूरी हैं, एवं बिखेड़ा पैदा करने के लिए हैं या अननेसेसरी हैं, तो कोर्ट उनको स्ट्रिक आउट कर सकती है, केस में से निकाल सकती है कि इनको ख़त्म करो। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं किसी को ख़राब करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपका मैटर, जैसे आपने बताया कि मेरा उसके साथ 50,000 का लेन देन था, लेकिन चेक मेरे पास पड़ा हुआ था 40 लाख का। अब आप उसको बिगाड़ने के लिए, बखेड़ा पैदा करने के लिए क्या 40 लाख भी फिल कर सकते थे, क्यों उसका 40 लाख का चेक आपके पास पड़ा था, लेकिन नहीं, आपने उसको ख़राब नहीं किया, आपने 50,000 रखा। अगर इसको ख़राब करना होता तो आप 50,000 के बजाय कितना करते, 40 लाख। वो बनता ही नहीं था, वो बार बार रौला डालता कि मेरा इसके साथ 50,000 का लेन देन है, आप कहते नहीं मैंने 40 ही लेना है क्योंकि मेरे पास चेक 40, यानी ये कोई तुक नहीं बनती गल की, वो उस तरह बात ही नहीं फिट होनी थी। तो वो सीन क्या था, लॉ ऐसी चीज़ों को माइनस कर देता है जो किसी जवाज के साथ बन ही ना रही हो। वो कहता है कि इनको या तो करेक्ट करो या ये हम माइनस करने लगे, क्योंकि ये बिला वजह ट्रायल या केस को डिले करने की वजह बनेंगे। अब बात क्या है रूल नंबर 17 की। Amendment of pleadings, the court may at any stage of the proceeding allow either party to alter or amend his pleading in such manner and on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real question in controversies between the parties. यानी अदालत जो है केस की किसी भी स्टेज पर किसी भी वक्त प्लीडिंग को अमेंड करने का हुक्म दे सकती है। जब कोई पार्टी दरख्वास्त देगी कि मैंने प्लीडिंग चेंज करनी है, तो वो बिफोर जजमेंट उस पर हुक्म दे सकती है। उसके बाद रूल नंबर 18 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आखिरी रूल है इस ऑर्डर का।
failure to amend after order if a party who has obtained an order for leave to amend का मतलब क्या होता है? लीव टू अमेंड का मतलब ये होता है कि आपने अमेंड करने की इजाज़त ले ली है। अगर आपको अमेंड करने की इजाज़त मिल गई, लीव टू अमेंड मिल गया कि आप प्लीडिंग को क्या कर सकते हैं, अमेंड करना, चेंज करना, आप प्लीडिंग को तब्दील कर सकते हैं। तो जब आपने तब्दील कर ली है, फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर इफ़ ए पार्टी हु हैज़ ऑब्टेन, उसने हासिल कर ली है, एन ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड डज नॉट अमेंड अकॉर्डिंग टू विद इन द लिमिट टाइम, यानी उसने, लेकिन उसको लीव टू अमेंड का इजाज़त मिल गई है लेकिन उसने दिए गए वक्त के अंदर अपनी जो प्लीडिंग है वो अमेंड नहीं की, फॉर द पर्पज बाय द ऑर्डर, और इफ़ नो टाइम इज़ देयर बाय लिमिटेड देन विद इन 14 डेज, यानी अमेंडमेंट करने के टाइम कितना है? 14 डेज। यानी आपने एप्लीकेशन दी कि मैं दावा अमेंड करना चाहता हूँ, लॉ ने क्या किया, आपको अमेंडमेंट की इजाज़त दे दी। जब आपने उसको अमेंड करने का आपको ऑर्डर मिल गया, उसके 14 दिन के अंदर आपने क्या करना था? प्लीडिंग को अमेंड करना था। लेकिन आगे क्या है? फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ही शैल नॉट बी परमिटेड टू अमेंड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ दी सच लिमिटेड टाइम, इसको अंडरलाइन कर लें, after the expiration of such limited time as aforesaid or of such 14 days as the case may be unless the time is extended by the court। यानी अगर आपको लॉ ने दावे को अमेंड करने का हुक्म दिया है कि अगर आपको इजाज़त मिल गई, लीव टू अमेंडमेंट मिल गई है, आपने क्या करना था? 14 दिन के अंदर अमेंड करने के लिए बाउंड है, 14 दिन के अंदर या 14 दिन तक। अगर 14 दिन क्या होते हैं? एक्सपायर हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इसके बाद आपको इजाज़त नहीं है कि अमेंड कर सके। हाँ, इसमें लास्ट चीज़ पर है कि 14 दिन जब ख़त्म हुए, आप चले गए कोर्ट के पास, माय लॉर्ड मैं इस मसले में था, इस मजबूरी में था, उस आखिरी 14वें दिन भी आप चले जाते जो डेट फिक्स थी, तो ये मेरी मजबूरी थी, बच्चा बीमार था, मैं बीमार था, या कोई भी आपके पास एक्चुअल एक्यूज़ होता है, एक्सक्यूज़ होता है, तो लॉ क्या करेगा? कोर्ट की परमिशन है कि कोर्ट आपको अगर अलाउ कर देती है फर्दर डेट या फर्दर दिन आपको कोई मिल जाते हैं अमेंडमेंट करने के, तो उसमें कोई कबाहत नहीं, आप 14 दिन के बाद भी करवा सकते हैं। अगर कोर्ट 14 दिन के बाद आपको अमेंडमेंट की इजाज़त नहीं देती तो फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है, सर ये एक दफा चांस मिलता है या फिर हम अगेन कर सकते हैं? मतलब कि अगर हम 14 डेज अगर हम अपीयर नहीं होते कोर्ट 14 दिन अगेन हम इनके अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो क्या दोबारा से हमें चांस मिलेगा? नहीं जी, उसी सेम कॉज को आप दोबारा फाइल नहीं कर सकते, उसी पॉइंट के लिए जिसके लिए आपने पहले अमेंडमेंट का टाइम लिया था, उसी चीज़ को आप दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, वो जो ऑर्डर आपके ख़िलाफ़ हुआ है, यानी 14 डे में आपने अब उसको अमेंड नहीं किया, तो वो ऑर्डर तो ख़त्म हो गया, आप उसी ऑर्डर को उठाकर अपील में ले जाएंगे कि मुझे इजाज़त लेके दी जाए, या उसको रिवीजन में ले जाएंगे, ये फर्दर एपलेट फॉर्म आपके पास पड़े हुए हैं, लेकिन सेम वही सेम वजह को आप दोबारा अमेंड करने के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी, मैंने अमाउंट की मिसाल देते हैं, आप कहते हैं जी मैंने 15 लाख की अमाउंट लिखी थी, ये बेसिकली 15 नहीं 20 थी, मुझे इसको चेंज करने का मौका दिया जाए। आपको कोर्ट ने दे दिया 14 दिन का टाइम। जब 14 दिन का आपको टाइम मिल गया तो आपने उसके अंदर अमेंड नहीं किया, अब इसी अमाउंट को दोबारा अमेंड करवाने के लिए आप दोबारा एप्लीकेशन नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि एक कॉज के लिए एक ही दफ़ा, हर दफ़ा एक ही चीज़ को तो जज नहीं ना सुनेगा। सोच समझ के लॉ यही कहता है कि लॉ हमेशा विजिलेंट पर्सन की मदद करता है, जो इंडोलेंस और इग्नोरेंट पर्सन है लॉ उसकी मदद नहीं करता। लॉ कहता है कि मैं उसकी मदद करूंगा जो होशियार है, जो चालाक है, जिसको पता है कि मैंने इंसाफ कहाँ से लेना। इंसाफ घर जाके नहीं मिलता किसी को, जिसको नहीं पता वो समझो गया, जो लॉ के पास पहले आ गया वो पहले पा गया। लॉ की फ़िलॉसफी ये है, जो पहले आ गया वो पा गया। हाँ जी, यही है सारा इसकी फ़िलॉसफी, और यही सारी, ये हमारा ऑर्डर 6 था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हम ऑर्डर 7 पढ़ेंगे। ऑर्डर 7 हमारा प्लेंट है, ऑर्डर 8 हमारी रिटन स्टेटमेंट है, 9 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस। तो ये सारी हमारी चीज़ें ओके करो।